एलजी साहब को जम्मू कश्मीर में आए हुए 3 साल और 5 महीने हो गए। इन 3 साल 5 महीनों में एलजी साहब को कम से कम 15-20 डेपुटेशन सिखों के मिले। इसके अलावा दिल्ली से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा की तरफ से भी सिखों के अलग अलग मेमोरेंडम इनको फॉरवर्ड किए गए। बहुत मुद्दों पे उन्होंने भी सरकार को लिखा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल 5 महीने गुजर जाने के बाद भी हम भी 14 मार्च सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट 14 मार्च 2022 को उनको मिले थे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था और पहले टाइम बड़ा अच्छा दिया, कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने सुना, एक एक पूरी हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा जी कुछ चीजें मेरी डोमेन में पड़ती हैं, जैसे SRO 425 कश्मीर के नॉन माइग्रेंट बच्चों को एडवर्टाइज करना, पोस्ट करना, जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रखना, जम्मू में जो जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज के बारे कहा। उन्होंने कहा जी JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में ये तो केंद्र डालेगा, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आज तक कोई भी कोशिश हमारे सामने नहीं आई। उसके बाद उनको बहुत बहुत लिस्टें दी गई, लालपुरा साहब के थ्रू भी दी गई, पंजाबी सभा की तरफ से दी गई, भाई ये स्कूल है यहाँ पर हमें टीचर्स चाहिए और एजुकेट पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए स्कूल लेवल पे, ये भी रिप्रेजेंटेशन की। मैं एलजी साहब से पूछता हूँ कोई ऐसी बात अगर आपने की तो हमें बता दी जाए, हमारी कम्युनिटी को बता दी जाए। और इसके बाद लालपुरा साहब ने ये लेटर, साहब बोलोगे जो भी चीज मैं बोलता हूँ, पहले भी कहा, ये आरटीए के अंदर मुझे सारी लालपुरा साहब की लेटरें जो उन्होंने एलजी साहब को लिखी सारी मेरे पास हैं। जो जो बातें उन्होंने इनको लिखी, एक बात सिर्फ पूरी हुई, उधमपुर में रामनगर में गुरुद्वारा साहब की जगह थी वो थी, इसमें उन्होंने लिखा था भाई माइनॉरिटी कमीशन की सेटअप जम्मू में उसकी सेटअप करना नहीं हुआ आज तक। उसके बाद टीचरों की अपॉइंटमेंट नहीं की गई, पंजाबी को कंपलसरी नहीं किया गया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिखों की सबसे बड़ी डिमांड एक थी भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और मैं एक क्लैरिफाई करूं कि रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन नहीं दी जाती, लेकिन जब सरकार देना चाहती है उनको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल के दिया जाता है। जैसे कश्मीरी पंडितों को नॉन माइग्रेंट कोटे में सीटें 2 दी गई, एक फीमेल को भी दी गई, उसके बाद POJK के कोटे में से लोगों को दी गई, सिखों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद आपने SC ST 7 सीटें रखी, गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें रखी, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और POJK के लिए, लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन कौन देगा? स्कैटर्ड वोट है, डिलिमिटेशन आपने की, 10 डेपुटेशन तब भी सरकार को मिले। भाई हमारे लिए कुछ सोचा जाए, बाकी सब की रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन सिखों को फिर उसमें से बाहर निकाल दिया गया। जिस कौम का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचता, उस कौम की डेवलपमेंट कैसी होती है, ये मैं हैरान हूं। तो ये सरकार ने वो भी नहीं किया। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हमने OBC के चेयरमैन, ये जम्मू कश्मीर में जो है JNK सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन, उनके पास एक नुमाइंदगी हमने ये रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी, ये 5/1/2021 को। इसमें हमारा ये कहना था कि कश्मीर में अगर पंडितों ने सफर किया तो सिखों ने भी सोशली और इकोनॉमिकली सिखों ने भी सफर किया। उनको भी पीछे रिमोट एरिया से उठ के शहरों में आना पड़ा मिलिटेंसी की वजह से, उन्होंने सफर किया, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की। आज के दौर में 54,000 के करीब सिख आज भी कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सबमिशन थी कि उनको भी OBC के दर्जे में डाला जाए। और मैं एक चीज कहूंगा कि एलजी साहब ने एक काम किया जो हमें पता लगा है कि एलजी साहब ने उस हमारी रिकमेंडेशन को यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने बाकी OBC क्लास में इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिखों को उससे भी बाहर रखा। बस सबका साथ सबका विश्वास कहने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हमें ये जवाब देगी कि आज तक इन्होंने सिखों के लिए क्या किया। उसके बाद 1989 के सिख जो राइट्स हुए थे जम्मू में, 14 लोग मारे गए थे। हमने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखी थी आज से 4 साल पहले, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखी। स्टेट गवर्नमेंट की वो फाइल हमारी बन के सेक्टर में पिछले 3.5 साल से कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कभी रेवेन्यू में, कभी होम में, तो कभी GAD में, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसका डिस्पोजल किसने करना है। और आप सुन के हैरान होंगे कितना क्लेम बनता है टोटल, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के करीब। सरकारें आज एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे, एक पेज पूरा पेपरों के फ्रंट डेली उसमें आता है अपनी अचीवमेंट बताने के लिए। तो सिखों को देने के लिए जो राइट्स में मारे गए 14 लोग थे,
उनको एडिशनल कंपनसेशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तब उन्होंने भी लिख के भेजा था पर जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। सो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि एलजी साहब जो हमारे माननीय है, जो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनकी कदर करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन बड़े अफसोस से कहूंगा एलजी साहब, कोई काम 3 साल 5 महीने में कौम का अगर आपने किया तो हमें बता दिया जाए। हमें अफसोस है कि आपने हमारी कौम को कभी भी कंसिडर नहीं किया। सेकंड क्लास सिटीजन हमें ट्रीट करते हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 दिन रह गए हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, उसके अंदर जो हमारी ये मेन जो प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल सर्विसेज की बात थी, SLO 425 की बात थी, और एक जम्मू में बहुत पुरानी एक आम लोगों की डिमांड थी सिखों की कि कुंजवानी चौक में स्टैचू लगाया जाए। तो सरकार ने वो स्टैचू वहां से उठा के भगवती नगर में लगा दिया। जिसने लगवाया किसी पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी संस्था को हक है सिखों की बात कर सकता है और स्टैचू लगा सकता है। लेकिन जो जगह सारी कौम को एक्सेप्टेबल थी कुंजवानी चौक, वहां ना लगाकर होश में भी पास किया गया था। और उसके अलावा कुछ राजपूत दोस्तों के साथ हमारी कुछ थी कंट्रोवर्सी, वो भी बैठ के हल किया गया। कविंदर गुप्ता जी बैठे, वहां ये हल किया गया भाई हम गुलाब सिंह जी का स्टैचू लखनपुर में लगाते हैं, वहां एक लखनपुर द्वार बनाएंगे तो आपको हम ये जगह देते हैं। यह फैसला हो गया इजलानी मसली। मेरे पास लेटरें पड़ी हैं। कविंदर गुप्ता जी ने एक लेटर तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखी और दूसरी लेटर उन्होंने डीसी जम्मू को लिखी, भाई मुझे 20 लाख रुपया मेरे CDS से दिया जाए ताकि मैं यहां पर स्टैचू लगाऊं। तो मैं हैरान होता हूं, जो इंदर सिंह कारपेंटर सुल्तान साहब ने वहां हाउस से भी पास कराया, पास होने के बावजूद भी सिखों का वो स्टैचू कुंजवानी चौक में नहीं मिला, भगवती नगर में लगाया गया। सिखों में बहुत बड़ा रोष है। मैं उन वीरों के लिए नहीं कुछ कहता जिन्होंने लगवाया, मुबारक है उनको। हर किसी को कौम की डिमांड रखने का हक है, उनको मुबारक है। लेकिन जो कौम की तरफ से रिजल्टमेंट है वो आज भी है कि स्टैचू कुंजवानी चौक में लगना चाहिए था। ये जितनी डिमांडें हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा और जो छोटी मोटी डिमांडें हमारी रिफ्यूजन का मसला है, सरकार ने नहीं कंसिडर किया। आज सरकार को हम कह दे, एलजी साहब को कह दे, अगर हमारी मांग है 10 दिन जो आपका कोड कंडक्ट लगने वाला है, तब तक इन चीजों में से आपने मैं आश्वासन दिया था कि नॉन माइग्रेंट कोटे में से सिख बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं उनके लिए पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूं। लेकिन 2 साल हो गया मैं एलजी साहब को मिलने के बाद, आज तक वो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। यह साफ लगता है कि सिख को सरकार इग्नोर करती आई है और करना चाहती है, डेलिबरेटली कर रही है। अगर ये चीजें नहीं की गई 10 दिन के अंदर तो हम हर गली, हर मोहल्ले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके सिखों से ये अपील करेंगे कि कम से कम बीजेपी को वोट देने से गुरेज कीजिए। वोट देने से पहले 10 बार सोचिए। ये जो डिमांड हमने आपको बताई है, सरकार से पूछिए, जो बीजेपी वाला आपके पास आए पूछे वोट क्यों। ये बातें आपने हमारी काम जो जितनी देर की रिप्रेजेंटेशन आपने इसमें से कौन सी बात हमारी मानी। सो मजबूर होना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर को वोट देने का हक है, वोट मांगने का हक है। लेकिन हमें भी ये हक है, हमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, अपनी कम्युनिटी को कम से कम अवेयर करें कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। और इसके लिए सरकार को सदा, हमारे पास पावर वही होती है वोट की। हर शख्स में वोट की पावर है, जिससे ये जमहूरियत वाले घबराते हैं। 10 दिन तक अगर हमारी ये बातें ना मानी गई, टीचरों की अपॉइंटमेंट ना की गई, पंजाबी की प्रमोशन ना की गई, SLO 425 के तहत नौकरियां ना निकाली गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात ना की गई, कुंजवानी चौक का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे ना रखा गया, जब तक सड़क का काम चल रहा है स्टैचू मत लगाइए, लेकिन उसका जगह का नाम तो कम से कम कर दीजिए ना, उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम कर दीजिए। सो ऐसी ये डिमांडें नहीं करेंगे। हमें अंडर कंपल्शन अपनी कौम को ये कहना पड़ेगा, वोट देने से पहले बीजेपी को 10 बार सोचिए कि ऐसी पार्टी को वोट क्यों जिसने 3-3.5 सालों में सिखों का एक भी बात सिखों की नहीं सुनी। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन पिछले दौर च ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ बाबा बंदा सिंह बहादुर, चाहे ਤੁਸੀਂ कुंजवानी चौक की गल कर रहे हो, लेकिन सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने भगवती नगर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਪਾਈ ਦੇਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਦਿੱਤਾ। फौरन एज एन IT एक्टिविस्ट होने के नाते पूरे जम्मू में JMC और JDU ने एक आरटी लगाती गई। पर जम्मू के 15 साल कितने स्टैचू लगे और उन्होंने की कास्ट है और उन्होंने परमिशन कितने है। सर सब तो पहले दसांगा, जो जवाब उतों आया
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ। ਸਰ ਚਾਣਕਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰੇਡ 'ਚ। ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜੇਐਮਸੀ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ 12.21 ਲੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 12.21 ਲੱਖ ਦਾ ਪੰਜ ਤੀਰਥੀ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਤਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ 32.32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਟੋਟਲ 5 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਔਰ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਵਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਈ ਜੰਮੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਦੇਤਾ, ਸਟੈਚੂ ਦਿੱਤਾ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, 2 ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਚੂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡਸਟਲ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ, ਇੱਟ ਆਪਣਾ, ਪੈਡਸਟਲ ਆਪਣਾ, ਸਟੈਚੂ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਸਟੈਚੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਡਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਚੂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ 2-2 ਕਰੋੜ 3-3 ਕਰੋੜ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਫੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੂਦਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਿਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ। 3 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੂਰ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। 3 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਏ, ਜੋ ਥਰੂ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਪਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਪਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕਸ टाइम ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ करोगे और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ शादी ਉੱਥੇ रजिस्टर करोगे। ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की आपने बात की, ये कितनी जरूरी है सिख कम्युनिटी को ऊपर ले जाने में? देखिए आप देखिए कई बार हमने चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, महबूबा जी का और किसी की बात सुनी। वो कहते हैं एक बार करगिल से किसी को वहां से नुमाइंदगी नहीं दी की थी असेंबली में, तो उन्होंने बड़े जोर से इस मुद्दा उठाया भाई करगिल की डेवलपमेंट कैसे होगी,
करकल से किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली असेंबली में, तो वहां की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये जो रिजर्वेशन होती है सर, एमएलसी का कोटा भी और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, गिनती में कम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, वो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकते, उनके लिए ये अपर हाउस रखे जाते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। सरकार को नहीं पता कि पिछले 20 साल से कोई सिख नुमाइंदा असेंबली में नहीं आया, कि सरकार को नहीं पता? सरकार ये कैसे बताएगी कि सिख अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कौन हमारी बात असेंबली में उठाएगा? हर किसी को अपने वहां दी मुबारक है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलनी चाहिए। अगर आपने SC ST को 7 सीटें दी, शख्स तो बोलेगा ना जाके, गुजर बकरवाल को 9 दी, मुबारक है उनको, उनकी आवाज बुलंद करने वाला। जिनके 6 या 7 या 9, जिनका एक भी नहीं, उनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? तो सरकार ने बिल्कुल डेलिबरेटली हमें इग्नोर किया, और हम इसका जवाब थ्रू वोट इस बार सरकार गली गली जाके ये प्रचार करेंगे और अपनी सिख कम्युनिटी में खास करके हाथ जोड़ के कहेंगे, भाई सरकार यहाँ तो एलजी साहब बता दें, रोज 2-2 लाख 3-3 लाख की एडवर्टाइजमेंट पेपरों में आती है, एक दिन पेपरों में एक छोटा कॉलम ये भी दे दे भाई हमने सिखों के लिए 3 साल 5 महीने में क्या किया। हमारी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं जो एलजी साहब ने की होगी, इसलिए हमें रिजेंटमेंट है। आज ये गुस्सा हम जाहिर करने जा रहे हैं। पंजाबी हमारी आपने खत्म की, स्कूलों में पंजाबी खत्म कर दी, हमने स्कूलों की लिस्टें दी जहां बच्चे पढ़ने वाले हैं, टीचर दिए जाए, अभी तक टीचर नहीं दिए गए। एलजी साहब ने हमें जब मिले थे, उन्होंने कहा था आपकी पंजाबी को प्रमोट करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। क्या एलजी साहब बताएंगे कि उन्होंने पंजाबी को प्रमोट करने के लिए क्या कहा, क्या किया आज तक, क्यों हमारी पंजाबी को खत्म किया गया? फिर ये कहा जाता है जिस कौम किसी को खत्म करना हो ना, उसको उसकी मां बोली से तोड़ दिया जाए। पर डेलिबरेटली सरकार ने हमारी मां बोली को खत्म करने के लिए इसका जो दर्जा मिला हुआ 8th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? किसके कहने पर? ये मैं समझता हूं जम्मू में डोगरी बोली जाती है और मेजॉरिटी हमारी वहां हर घर में पंजाबी बोली जाती है, ब्याह शादियों में पंजाबी के बिना वहां उनका काम ही नहीं चलता। बड़ी खुशी खुशी उसको पंजाबी को सिखों के साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर सिखों की जुबान होती तो लंदन पंजाब में, पाकिस्तान में कितने मिलियन लोग वहां भी पंजाबी बोलते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, साउथ में चले जाए, पंजाबी को खुश होकर सुनते हैं। लेकिन सरकार को पंजाबी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसको सिखों की जुबान बना के पेश किया जा रहा है। ये सिखों की जुबान नहीं है। बाबा फरीद बोलते थे, कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे हर जगह कश्मीरी बोली जाती थी। बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी पंजाबी को वो दर्जा JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से बाहर निकाला गया। इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारे लिए नहीं है। और सरकार ने अगर कुछ काम किया है तो उसके लिए व्हाइट पेपर ले आए ना, भाई हमने सिखों के लिए किया। हाँ, सरकारी ये ब्लेम हमेशा दिया किसी के बीजेपी के साथ नहीं आते। भाई हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपको वोट करने के लिए तैयार हैं, पर आप हमें बताएंगे आपने मैं क्या दिया? कुछ से सरकार ने नहीं दिया, इसलिए इसका बदला इस बार वोट से जरूर लिया जाएगा। राइट से करके कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई रिलीजन कोई गल करना असीं हमेशा उहदे नाल, क्योंकि साडी कौम का DNA ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ दबे कुचलने की आवाज चुकनी। गुरु ने टाइम वीरिया उन्हें अपने लिए महल माड़ियां नहीं मंगिया, उन्हें दबे कुचलने की आवाज चुकी है। असं हमेशा हर ऐसी मूवमेंट के नाल जिन्हां नाल बेइंसाफी होगी, चाहे किसानों की होवे, चाहे लेबर क्लास की होवे, चाहे होर किसी की होवे, असं हमेशा उन्हां नाल।